यशवंत सिंह जी, आप ये बताइए कि बीजेपी का आप पर ये आरोप है कि कांग्रेस की जो नीति है वो मुस्लिमों को तरजीह देना है। यशवर्धन जी, बीजेपी ने कहा कांग्रेस की नीति है मुस्लिमों को तरजीह देना। जी बोलिए। नहीं, कांग्रेस तो सभी जातियों सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। जिस विषय पर आपने ये आज डिबेट रखी है उसका जो मेन जो टॉपिक है उसका ट्रांसक्रिप्ट मेरे पास है, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से निकला था। और मेरे ख्याल से इसके बाद तो 2009 का चुनाव भी हो गया था जिसमें कांग्रेस जीत गई थी। अब उस ट्रांसक्रिप्ट को आप पढ़िए तो वो इंग्लिश में है। उसमें लिखा है, आई बिलीव आर कलेक्टिव प्रायोरिटीज आर क्लियर। कलेक्टिव प्रायोरिटीज का मतलब सामूहिक प्रायोरिटीज, सामूहिक। उसमें सामूहिक में इन्होंने कहा है एग्रीकल्चर, इरिगेशन, वाटर रिसोर्सेज, हेल्थ, एजुकेशन, क्रिटिकल इन्वेस्टमेंट इन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एसेंशियल पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स। उसके बाद ऑफ जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसके साथ मैं सुनवा देता हूं, आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं प्रोग्राम्स। यशवर्धन जी, आप चाहें तो मैं सुनवा देता हूं। जो भारतीय जनता पार्टी के एक्स हैंडल से भी ट्वीट हुआ है वो वीडियो मनमोहन सिंह का दिसंबर 2006 में उन्होंने कहा था। मैं एग्जैक्ट वही लैंग्वेज बता रहा हूं। हाँ, एग्जैक्ट वही लैंग्वेज बता रहा हूं। मेहनत करनी पड़ती है, जब कोई झूठ बोला जाता है तो उसको ठीक करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। दिसंबर 2006 में मनमोहन सिंह ने कहा, सुनिए ना सर, मेरे पास भी वो बयान है, दिसंबर 2006 का बयान है ये। अल्पसंख्यक वर्ग खासकर मुसलमानों को विकास के लाभ में बराबर की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए उनका सशक्तिकरण किए जाने की जरूरत है। देश के संसाधनों पर पहला हक उन्हीं का है। इससे ऊपर का जो पैराग्राफ है वो मैं पढ़ रहा हूं। हाँ। मुझे मालूम था आप इतना पढ़ेंगे। इससे ऊपर का मैं बता दूं, एक बात सुनवा देते हैं, आप सुन लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक बात सुनिए मनमोहन सिंह ने क्या कुछ कहा था, सुन लीजिए। आपकी मेहनत बचा देता हूं मैं, सुनिए। I use the word all for all minorities and I added for layer particularly Muslim minorities, if they are poor, they have a prior right on the resources of the country. I stand by that. बोलिए बोलिए यशवर्धन जी। जी अब अगर आप मुझे बोलने दें। जी बोलिए। प्रोग्राम्स फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ SC, ST, अदर बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटीज एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन। SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, वुमेन एंड चिल्ड्रन, इन सब के लिए कलेक्टिवली ये बयान था, जिसको सेलेक्टिवली केवल मुस्लिम के लिए काम में लिया जाता है, क्योंकि एक ध्रुवीकरण करना है। आप पूरा कलेक्टिव बयान पढ़िए ना, आप केवल 2 लाइनें क्यों पढ़ते हैं? आप पूरा कलेक्टिव पढ़िए। उसमें कह रहे हैं एग्रीकल्चर, इरिगेशन, वाटर रिसोर्स, हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, SC, ST, अदर बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटीज एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन, इन सब के लिए बात कर रहे हैं। और फिर कह रहे हैं वी विल हैव टू डिवाइड इनोवेटिव प्लान्स टू एंश्योर। सुनिए ना सर, सच्चर कमेटी का गठन भी सबके लिए हुआ था। सच्चर कमेटी की बात नहीं चल रही, बात इस बयान की मैं पूछ रहा हूं, ये पूरा बताइए ना, क्रोनोलॉजी समझिए। आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला शाबानो केस में बदल दिया जाता है, किस लिए बदल दिया जाता है? सच्चर कमेटी का गठन तमाम नियम कायदे कानून तोड़ करके कर दिया जाता है, किस लिए कर दिया जाता है? कोई पूछे आपसे? ये अनुच्छेद 340 जिस पैराग्राफ पर ये डिबेट है, मेरे ख्याल से आप मैं पूछ रहा हूं क्या कहता है, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। सैम पित्रोदा का बयान क्या कहता है? मैं कह रहा हूं कि मैं इस पैराग्राफ पे क्या आप संविधान की बात करते हैं? आप बात करते हैं देश के संविधान को खतरा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं यशवर्धन जी, आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 15 क्या कहता है? लिंग या धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 14 क्या कहता है? उसके बावजूद सच्चर कमेटी का गठन क्या है? क्या धर्म के आधार पर आप ये तय करेंगे कि सरकार की योजनाएं कैसे चले? बोलिए ना, बोलिए बोलिए। आप उस पूरे जो पैराग्राफ है सर, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं तो ये कह रहा हूं कि सच्चर कमेटी का गठन क्यों किया था? माइनॉरिटीज, वुमेन एंड चिल्ड्रन। सुप्रीम कोर्ट ने जब एक महिला के पक्ष में, सुप्रीम कोर्ट ने जब एक महिला के पक्ष में, शाबानो केस तो आपको याद होगा ना, किसकी सरकार ने फैसला पलटा? क्यों पलटा सर? सुप्रीम कोर्ट का, संवैधानिक संस्थाओं का बड़ा सम्मान करते हैं आप लोग, तो संविधान को बचाने की बात करते हैं आप लोग। तो सच्चर कमेटी का गठन किस नियम के अनुसार हुआ, यह बता दीजिए मुझे, मैं आपकी सारी बातें मान लूंगा।
बहुत सारी कमेटीज बनती हैं अलग अलग वर्गों की पहचान करने के लिए कि उसकी क्या जरूरत है, वो कितना पीछे है, कितना आगे है, उसके लिए हम क्या प्लान्स बना सकते हैं। बहुत सारी कमेटीज बनती हैं। केवल मेरा सवाल इतना है, मंडल कमीशन भी तो बना था। वक्फ एक्ट को जो ताकत दी गई है, इतनी असीमित ताकत दे दी गई, उसके बारे में क्या कहेंगे? कौन सी ताकत दे दी गई? जो बाकी कमेटीज की रिकमेंडेशन आती है उसी तरीके से सच्चर कमेटी आई। मंडल कमीशन की भी तो रिपोर्ट आई थी। मंडल कमीशन ने ओबीसी का पूरा डेटा लिया, उससे पहले एससी एसटी को आरक्षण दिया गया। सर मेरा सवाल सिर्फ इतना सा था आपसे कि सच्चर कमेटी का गठन किस नियम, कानून, कायदे के अनुसार हुआ? क्या संविधान की मूल भावना के अनुरूप हुआ? आप ये बता दीजिए, वो नियम बता दीजिए मुझे, मैं आगे बढ़ जाता हूं। देखिए, मुझे जो सूचना दी गई थी वो मनमोहन सिंह जी के बयान पर ये टीवी डिबेट है। अगर आप उस बयान के विषय में कोई क्लैरिफिकेशन मनमोहन सिंह के बयान से ही जुड़ा हुआ मामला है। ये मनमोहन सिंह के बयान से ही जुड़ा हुआ। मनमोहन सिंह जी का बयान तो पूरा पढ़ने दीजिए आप। हाँ, मनमोहन सिंह जी के बयान में एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं, बच्चे और माइनॉरिटीज, ये सब के सब कवर्ड हैं। पर्टिकुलरली उनके बारे में कहा गया कि दे मस्ट हैव द फर्स्ट क्लेम। ठीक है, पूरा पढ़ लीजिए सर, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं मनमोहन सिंह जी ने कलेक्टिव प्रायोरिटीज बताई, जिसमें कि एग्रीकल्चर, इरिगेशन, वाटर रिसोर्सेज, हेल्थ, एजुकेशन, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके साथ साथ पब्लिक इन्वेस्टमेंट, जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसके साथ साथ एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं, बच्चे और माइनॉरिटीज, इन सब के लिए कहा गया कि ये हमारी प्रायोरिटीज हैं और इन सब के लिए जो भी हम योजना बनाएंगे उसमें पहला क्लेम इनके लिए, इन सब के लिए होना चाहिए रिसोर्सेज पर। ठीक है, किसी एक धर्म के लिए नहीं कहा उन्होंने। राखी जी, कांग्रेस का ये कहना है कि मनमोहन सिंह ने कभी किसी एक धर्म को लेकर के नहीं कहा, उन्होंने सबकी बात कही, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी सब लोग शामिल हैं। और कई और नेताओं के बयान भी आए, उन्होंने ये भी कहा कि माइनॉरिटी की जब बात करते हैं तो उसमें जैन धर्म भी शामिल है, कश्मीर में तो हिंदू धर्म भी जो है माइनॉरिटी में है, तो वो लोग भी शामिल है, सिख धर्म भी शामिल है। तो फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि दलितों और पिछड़ों का अधिकार छीन करके कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को देना चाहती है? देखिए हेमंत जी, बहुत सारे उदाहरण मैं आपके सामने पेश करूंगी जिसके माध्यम से इस बात को पुख्ता तौर पे कहूंगी कि दलितों के और जो ओबीसी समाज है उनके अधिकारों को मुस्लिम समाज को देने का काम जो है वो कांग्रेस पार्टी की नीयत है। सबसे पहली बात तो मैं माइनॉरिटीज की जब बात करती हूँ, हमारे देश में जो सबसे सेकंड नंबर पर ज्यादा जनसंख्या है वो कैसे माइनॉरिटी हो सकती है? हम बात क्यों नहीं करते? अगर मनमोहन सिंह जी बोलना चाहते हैं तो मुस्लिम की जगह पे बाकी सिख, ईसाई, जैन ये क्यों नहीं निकलते हैं? हमने देखा कि किस तरह से तुष्टीकरण किया गया। सबसे पहला उदाहरण आप ये बताइए कि धारा 370 की वजह से अगर कश्मीर में सबसे ज्यादा किसी ने भुगता है तो वो वाल्मीकि समाज, जो दलित समाज था, उसने भुगता। उनको सिर्फ और सिर्फ मैला ढोने का ही काम करना था, उनको ना वहां की नागरिकता मिली थी। कांग्रेस पार्टी ने जानबूझकर कश्मीर के मुद्दे को हमेशा उलझाए रखा, उसको अटकाए भटकाए रखा, जिससे कि वहां पर जो लोकल लोग रहते हैं, जो अल्पसंख्यक वहां के हैं, जो हिंदू समाज के हैं, जो दलित हैं, जो ओबीसी हैं, उनको वो सारी पावर्स ना मिले जो कि उनको मिलनी चाहिए थी। अभी कर्नाटक के अंदर इनकी सरकार है, 352 करोड़ रुपए दिए गए हेमंत जी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वक्फ बोर्ड का जो डेवलपमेंट है उसके लिए, मदरसों के डेवलपमेंट के लिए और मंदिरों का जो आय आती है उसके ऊपर 10% टैक्स लगा दिया। आपने अभी आर्टिकल 14-15 की बात की, तो आप बताइए 4% आरक्षण मुस्लिमों को देना धर्म के आधार पर क्या संविधान की मूल भावना के अनुरूप है? लेकिन ये जहां जिस जगह पर भी इनकी सरकार बनती है वहां पर यही काम किया जाता है, मुस्लिमों को धर्म के आधार पर दिया जाता है आरक्षण। हमने राजस्थान के लोग, और हमने कई बार डिबेट की है हेमंत जी साथ में, रामनवमी पे पत्थरबाजी, रमजान के महीने में निर्बाध बिजली की व्यवस्था, इकबाल और कन्हैया लाल के केस को कैसे हैंडल राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने किया। ऐसे अनेक उदाहरण है जिससे ये दिखता है कि ये सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण का काम करेंगे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और इसीलिए हम ये चाहते हैं, भारतीय जनता